हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अरेस्ट विदाउट जजमेंट जो कि दिया है ऑर्डर 38 में, जिसका प्रोसीजर दिया है रूल 1 से 4 के अंदर। ये सीपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में 15 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी नोट्स के साथ, और इसके 3 केस लॉज भी देखेंगे। तो चलिए इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। जनरली अरेस्ट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हैपेंस आफ्टर अ डिक्री इज पास्ड। हाउएवर, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन ऑर्डर अरेस्ट बिफोर जजमेंट। अब देखिए, जनरल केसेस में तो पता होगा कि पहले कोर्ट पूरा केस सुनती है, उसके बाद जजमेंट पास करती है, उसके बाद डिक्री आती है, उस फाइनल डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट होता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में प्लेंटिफ को ये रेमेडी देता है ऑर्डर 38 कि वो केस के पूरे खत्म होने के पहले कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है डिफेंडेंट के अरेस्ट की। अब मैंने रिक्वेस्ट क्यों बोला? देखो, ये जो ऑर्डर 38 है ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में दी जाती है, हर किसी को नहीं दी जाती, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जाती है। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करती है, यानी प्लेंटिफ इसे एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मांग सकता कि भाई ये मेरा राइट है, आप मुझे दो। ये कोर्ट चाहेगी, कोर्ट सही समझेगी तो ही देगी। अब ये किन किन केसेस में दी जाती है? ये जनरली ऐसे केसेस में दी जाती है जिसमें जो डिफेंडेंट है वो जस्टिस को डिले करना चाह रहा हो, या कोर्ट की प्रोसेस को अवॉइड कर रहा हो, या उसके अलावा वो शहर छोड़ के भाग रहा हो, या वो एरिया छोड़ के भाग रहा हो जिस पे कोर्ट की पावर है, जिस पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा हो, डिस्पोज कर रहा हो, या सबसे एक्सट्रीम केसेस में इंडिया ही छोड़ के भाग रहा हो और साफ साफ दिख रहा हो कि वो वापस लौट के आने के मूड में नहीं है। तो इन केसेस में जो कोर्ट है वो केस के किसी भी स्टेज पे, यानी शुरू बीच अंत किसी भी स्टेज पे ऑर्डर 38 के अंदर डिफेंडेंट का अरेस्ट करा सकती है। तो ये था इस टॉपिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पे, जो कि दिया है रूल 1 में। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रूल 1। अंडर रूल 1, द कोर्ट कैन इशू एन अरेस्ट वारंट इफ satisfied that the defendant intend to delay plaintiff, dodge court process, or block the execution of any future decree. This applies at any stage of the suit before the court issue a warrant. The plaintiff must prove a prima facie case that the plaintiff has a strong chances of winning of the suit. अब देखो, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है ऑर्डर 38 के अंदर, ये रूल 1 के अंदर दिया है, और इसमें बताया है कि जो ग्राउंड्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि जो प्लेंटिफ है वो ये प्रूफ करे कि भाई उसके फेवर में एक प्राइमा फेसी केस बन रहा है, उसका जो पार्ट है, उसका जो पलड़ा है वो सबसे भारी है और वो केस जीत सकता है। सबसे पहले तो उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा, उसे डिफेंडेंट का मेलाफाइड इंटेंट प्रूफ करना पड़ेगा। उसे ये दिखाना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट का इंटेंट है वो धोखा देने का है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने का है। उसको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर कोर्ट ऐसा मानती है कि ऐसा सच में है कि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट की प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है, कोर्ट के प्रोसेस को डिले करना चाह रहा है, या प्रॉपर्टी छुपा रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे जो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में डिग्री पास होगी उसका एग्जीक्यूशन ना हो सके, तो ऐसे केसेस में कोर्ट उसका अरेस्ट करा सकती है ऑर्डर 38 के अंदर। अब इसके कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स है, पहले वो देख लेते हैं। नंबर 1 है एब्सकॉन्डिंग। द डिफेंडेंट हैज एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट जुरिडिक्शन। यानी जो डिफेंडेंट है वो खुद कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर भाग गया है, शहर से बाहर भाग गया है, जिस एरिया पर कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है। नंबर 2 है इंटेंट टू एब्सकॉन्ड। द डिफेंडेंट इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन। जो डिफेंडेंट है वो कुछ ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है जिससे ये साफ साफ समझ आता है कि वो शहर छोड़ के भाग रहा है, या जिस एरिया पे कोर्ट की जुरिडिक्शन है, जिस पे कोर्ट की पावर एक्सरसाइज होती है, वो एरिया छोड़ के वो भागना चाह रहा है। नंबर 3 है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। जो डिफेंडेंट है, द डिफेंडेंट हैज डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव दियर प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन। जो डिफेंडेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है, या कोर्ट के जुरिडिक्शन वाले एरिया से रिमूव कर रहा है, या उस प्रॉपर्टी को छुपा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट ऑर्डर 38 के अंदर अरेस्ट करवा सकती है। और फोर्थ है लिविंग इंडिया। यानी जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट से बचने के लिए इंडिया ही छोड़ के भाग रहा है और वापस आने के मूड में नहीं है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ लिखी हुई है लास्ट में। These grounds must show clear intent to harm the plaintiff or court process. Mere suspicion is not enough, evidence is crucial. यानी केवल प्लेंटिफ के सस्पिशन के बेसिस पे, केवल उसके शक के बेसिस पे कि भाई ये मुझे धोखा देना है वाला है, ये मुझे परेशान करेगा, ये मुझे हार्म पहुंचाना चाह रहा है, इस बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर 38 के अंदर अरेस्ट नहीं बोलेगी करने को। प्लेंटिफ को पहले इंटेंट प्रूफ करना होगा। डिफेंडेंट का एक मेलाफाइड इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसका एक ऐसा इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है जिससे दिखे कि प्लेंटिफ को हार्म करना चाह रहा है या कोर्ट को धोखे में रखना चाह रहा है। व्हेन अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज नॉट अलाउड।
फर्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट ऑफ अ डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी सेक्शन 16 से क्लॉज 1 से डी के अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस केस में अरेस्ट विदाउट जजमेंट नहीं होगा ऑर्डर 38 के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, वो कहीं भाग तो जाएगी नहीं, वो तो कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही रहनी है, तो उस केस में नहीं होगा। सेकेंड है वुमेन। अंडर सेक्शन 56 वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री, यानी जो वुमेन से हमको एक प्रिविलेज दी गई है कि वो ऑर्डर 38 के अंदर अरेस्ट नहीं हो सकती मनी डिग्री के केसेस में। और थर्ड है स्मॉल कॉजेज कोर्ट। स्मॉल कॉजेज कोर्ट को पावर नहीं होती ऑर्डर 38 के अंदर अरेस्ट या अटैचमेंट जारी करने की। एंड फोर्थ वन इज अरेस्ट बिफोर जजमेंट ऑल्सो कैन नॉट बी अलाउड टू कन्वर्ट एन अनसिक्योर्ड डेप्थ इनटू सिक्योर्ड डेप्थ और टू इंश्योर ईजी एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, यानी हम सिर्फ इसलिए अरेस्ट नहीं कर लेंगे कि डिग्री का एग्जीक्यूशन ईजी हो सके। ठीक है, तो इन 4 केसेस में अरेस्ट विदाउट जजमेंट अलाउड नहीं है। अब देखिए जो इसका प्रोसीजर है वो रूल 1 से लेके 4 तक दिया है ऑर्डर 38 के, तो आप रूल 1 से पढ़ना शुरू करते हैं और उसका प्रोसीजर सीरीज से पढ़ते हैं। प्रोसीजर आफ्टर इशूइंग द वारंट। रूल 1, वंस द वारंट इज इशूड द डिफेंडेंट्स इज अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट आस्क देम टू शो कॉज, explain why they shouldn't provide security for appearing in the court, immediate release option. If the defendant pays the amount mentioned in the warrant enough to cover the plaintiff claim to the arresting officer, they are released right away. Their money is deposited with the court until the suit end or further orders. अब देखिए रूल 1 में क्या होता है कि कोर्ट सबसे पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट निश्चित करती है जो प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ हो, और उस अमाउंट को वारंट के अंदर मेंशन करके डिफेंडेंट के पास भेज देती है। अब अगर डिफेंडेंट उस सिक्योरिटी अमाउंट को नहीं पे करता जो कि वारंट में लिखा है, तो जो अरेस्टिंग ऑफिसर है उस डिफेंडेंट को अरेस्ट करके कोर्ट में ले आता है और फिर कोर्ट उससे पूछती है कि तुमने अमाउंट क्यों नहीं दिया, चलो अपना रीज़न बताओ। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि ढंग का रीज़न देना पड़ता है कि उसको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब देखिए रूल 1 के प्रोविज़ो में एक कंडीशन लिखी है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो अरेस्टिंग ऑफिसर को वारंट में लिखा हुआ अमाउंट दे देता है, पे कर देता है, तो उस कंडीशन में डिफेंडेंट को इमीडिएट रिलीज मिल जाएगी और उसे कोई अरेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं रूल 2 पे, फर्निशिंग सिक्योरिटी। रूल 2, if the defendant fails to show good cause, the court order them to either deposit money or property in court sufficient to cover the plaintiff claim or provide security, promising to appear whenever required during the suit and until the degree is fully satisfied. अब रूल 2 के अंदर क्या होता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई इसके रीज़न से, उसने कोई ढंग का रीज़न नहीं दिया, तो अब डिफेंडेंट के साथ क्या होगा। अब कोर्ट यहाँ उसे फिर से 2 ऑप्शन देती है, कहती है कि चलो तुमने पैसे नहीं दिए, अब कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी ले आओ या कोई सिक्योरिटी लाओ जिसके बेसिस पे हम ये मान सके कि तुम भागोगे नहीं, या फिर कोई ऐसा आदमी लेके आओ जो कि तुम्हारा गारंटर बने, तुम्हारा श्योरिटी बने और तुम्हारे डिफॉल्ट के केस में जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, जिससे हमें तसल्ली मिल सके कि जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे ट्रायल के लिए तो तुम आओगे और भागोगे नहीं। Rule 3, discharge of surety. A surety can apply to be discharged from their obligation at any time. If this happens, the court will summon the defendant and ask for the fresh security. अब मान लीजिए रूल 2 के अंदर डिफेंडेंट एक श्योरिटी लाने में कामयाब हो गया, एक आदमी उसे ऐसा मिल गया जो उसकी गारंटी ले सके, पर अब जो आदमी है वो डिफेंडेंट की अब और गारंटी नहीं लेना चाहता, यानी अब वो और श्योरिटी बन के नहीं रहना चाहता, तो वो रूल 3 के अंदर अप्लाई करेगा और अपनी श्योरिटी के ऑब्लिगेशन से रिलीज ले लेगा। अब इस कंडीशन में कोर्ट डिफेंडेंट को कहेगी कि भाई एक नया गारंटर लेके आओ, एक नया श्योरिटी लेके आओ और हमें गारंटी चाहिए, उसके बिना हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकते। तो ये था रूल 3 में। अब रूल 4 में क्या होता है, कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी। रूल 4, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी, द कोर्ट में कमिट हिम टू सिविल प्रिजन। अब देखिए रूल 3 के अंदर जो पुराना डिफेंडेंट का श्योरिटी था वो तो भाग गया, अब उसे नया सिक्योरिटी लाने के लिए कहा, पर वो नया श्योरिटी नहीं ला पाया, फिर दूसरा गारंटर नहीं ला पाया, तो रूल 4 के अंदर अब कोर्ट फाइनली उसे सिविल प्रिजन में डालेगी, यानी फाइनली उसका अरेस्ट होगा जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ की होगी, यानी 6 महीने से ज़्यादा उसको सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। और इस बीच अगर डिफेंडेंट कोई नया श्योरिटी या सिक्योरिटी कोर्ट में ला के दे देता है तो उस कंडीशन में उसे इमीडिएट रिलीज मिल जाती है। अब देखिए इससे केस लॉज पढ़ लेते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला है सेठ मूलचंद वर्सेस पुरुषोत्तम दास, इसको पढ़ते हैं पहले। द मद्रास हाई कोर्ट रिफ्यूज टू अरेस्ट, इट हेल्ड दैट द कोर्ट कैन नॉट एक्ट ऑन द प्लेंटिफ्स वैग्यू फियर, mere suspicion or fear in the mind of the plaintiff is not enough to take away person's liberty. There must be a clear evidence showing that the defendant is a specific intent to obstruct justice and a plaintiff have a prima facie strong case. अब देखिए सेठ मूलचंद वर्सेस पुरुषोत्तम दास में कोर्ट ने कहा
कि हम सिर्फ प्लेंटिफ के डर की वजह से कि डिफेंडेंट भाग जाएगा, अरेस्ट का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। प्लेंटिफ को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई डिफेंडेंट जो है वो भागना चाहता है, उसका इंटेंशन जो है वो मैलाफाइड है और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस है, यानी उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दिया था सेठ मूलचंद पुरुषोत्तम दास वाले केस में। सेकंड है प्रेमराज मुंद्रा वर्सेस Muhammad Manik Ghazi. The Calcutta High Court stated that the mere fact that a defendant is in financial trouble or is selling some property is not enough to order arrest or attachment. The plaintiff must prove a dishonest intention to defeat the decree. The court laid out the power should be used sparingly only where there is a reasonable probability that plaintiff will be obstructed or delayed. तो इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इस वजह से कि डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रहा है, हम अरेस्ट या अटैचमेंट का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते ऑर्डर 38 के अंदर। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट का इंटेंशन मैलाफाइड है और वो प्लेंटिफ को हार्म पहुंचाना चाह रहा है। थर्ड है वीके गुजराल वर्सेस रोलैंड बर्नी। The Delhi High Court emphasized the procedure safeguard in this case. It held before issuing a warrant for arrest. The court must first issue a show cause notice to defendant asking them why they should not furnish security for their appearance. The warrant of arrest is typically a secondary step. If the defendant fails to show cause or failed to provide the requested security, the ensure that defendant personal liberty is not curtailed without a proper opportunity to be heard, adhering to principle of natural justice. अब देखिए इस केस में एक तरीके से जो हमने रूल 1, 2, 3 में पढ़ा उसी को रिफॉर्म करके कहा गया था। कोर्ट सबसे पहले अरेस्ट सीधा नहीं करा देगी किसी का, सबसे पहले उसे शो कॉज नोटिस देगी जो कि रूल 1 में हमने कहा था। तो फिर उनसे पूछेगी कि तुम्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं देनी चाहिए। जो अरेस्ट होगा वो सबसे लास्ट स्टेप होगा, पहले हम उसे नोटिस देंगे। ये इस केस में कहा गया था क्योंकि हम ऐसे ही किसी इंसान की लिबर्टी को नहीं छीन सकते। हमें पहले उस डिफेंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अपनी बात रखने की, उसके बाद ही हम ऐसा कोई स्टेप लेंगे जो कि सबसे एंड में होगा।